प्लेस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, तो उसके बेसिस पे फिर कुंडली बनती है। तो वास्तु का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली वास्तु को बहुत अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है। अच्छा। वास्तु इज मोस्टली इट्स अबाउट रेमेडीज। जैसे ये कहा जाता है कि जो टी शेप पे हाउस पड़ता है एकदम सेंटर में, यू शुडंट हाँ, बाय दैट। पूरे घर को नहीं चेंज करना होता। इनफैक्ट अगर सारे कलर्स चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु आता है। एस्ट्रो वास्तु यानी कुंडली के हिसाब से वास्तु करना। कुंडली भी लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की रेमेडीज क्या हो सकती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आज हमारे साथ हैं कृतिका माथुर, और ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इनका बहुत ज्यादा नाम है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और लाइफ कोचिंग के बारे में, कि ये ऐसे हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। तो कृतिका, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर हम कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो स्पेस एंड टाइम को समझेंगे अगर, तो ज्योतिष समझ में आ जाएगा। स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, जैसे आइंस्टाइन ने कहा स्पेस एंड टाइम विल टेक अस टू फ्यूचर, वैसे ऋषियों ने कहा स्पेस एंड टाइम विल प्रिडिक्ट फ्यूचर, इट कैन ऑल्टर फ्यूचर एज वेल। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु हमारे लिए एक गाइडिंग साइंस है। इट इज नॉट ओनली प्रिडिक्शन। उससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए लाइफ में क्या डेस्टिन्ड है, क्या करने से हमें सक्सेस मिलेगी, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो इट इज मोर अबाउट गाइडिंग साइंस। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हमें कुछ बर्थ डिटेल्स रिक्वायर्ड रहती हैं, प्लेस, टाइम, डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, तो उसके बेसिस पे फिर कुंडली बनती है। तो जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं स्काई में, क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा मूव करते हैं एक जोडियाक से दूसरे जोडियाक में, तो वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो वो जिस पोजीशन में जहां पे उस समय मौजूद है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, हम कह सकते हैं। तो दैट बिकम्स द कुंडली। तो ईस्ट होराइजन से जो जोडियाक उभर के आता है जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय पे वो असेंडेंट बनेगा और बाकी सारे प्लैनेट्स उस जोडियाक साइन में होंगे जहां पे जो है। जैसे अभी जुपिटर एरीज में है, तो अभी किसी का जन्म होगा तो उसकी कुंडली में जुपिटर एरीज में होगा। तो इस तरह से एक कुंडली बन जाती है, एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। और 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 जोडियाक साइंस होते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं वो कुंडली में डिवाइडेड होते हैं, सब एक जगह नहीं होते, तो अलग अलग हाउसेस में होते हैं। तो इस तरीके से उनको फिर पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। इट इज लाइक हम मीडिएटर हैं, जो कुंडली में ऑलरेडी है, जो डेस्टिन्ड है उसके लिए हम मीडिएटर। जैसे ईसीजी हमें पढ़ना नहीं आता, वो डॉक्टर हमें बताता है कि ये लिखा है इसका मतलब ये है। तो वो एक माध्यम है जानने का कि हमारी कुंडली में क्या है, हमारी डेस्टिनी में क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हमें हमें एक गाइडेंस मिलती है ये जानने के लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और वास्तु का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली वास्तु को बहुत अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है। अच्छा। वास्तु इज मोस्टली इट्स अबाउट रेमेडीज। Astrology is not so much about remedies, it's about prediction, it's about guidance. वास्तु can actually help in solving out issues। और बहुत सारे myth भी attached हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड। तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी लोगों को लगता है कि रेंटेड घर में वास्तु नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई डेमोलिशंस होंगे या कंस्ट्रक्शनल चेंजेस होंगे, कोई तोड़ फोड़ किया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सिंपल वे में वास्तु प्रैक्टिस किया जा सकता है, जिसके अंदर हम सिर्फ कलर्स को बैलेंस करते हैं और कुछ रेमेडी इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स को घर में रखा जाता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ हो। जैसे ये कहा जाता है कि जो टी शेप पे हाउस पड़ता है एकदम सेंटर में, यू शुडंट बाय दैट। कहते हैं कि वो एकदम बीच वाला घर नहीं बाय करना चाहिए, एकदम कॉर्नर वाला घर कभी बाय नहीं करना चाहिए। जो एकदम कॉर्नर में होता है उससे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कुछ होता है। इज इट ट्रू? हाँ, टी शेप घर जो एक, अब देखेंगे कि गली जा रही है और एक घर सामने ही बना हुआ है, तो वो एक स्ट्रीट है, एंड ऑफ दैट स्ट्रीट में वो घर होगा, तो वो टी शेप हो जाता है। वो घर नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली जिस तरह के घर होने चाहिए वो मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो आइडियल प्रॉपर्टी मानी जाती है वो अच्छा ये होता है कि जिसके चारों साइड्स खुले हो, मतलब कि बीच में घर हो और उसकी पेरिफेरी पूरी ओपन हो। जैसे मंदिर बनाए जाते हैं
हाँ जी। मंदिर के आप साइड में कभी कुछ नहीं देखेंगे, साइड में हमेशा एक ओपन स्पेस होती है, बीच में मंदिर होता है। एक्चुअली घर वैसा ही होना चाहिए। उसके अलावा हाँ, कॉर्नर वाले घर अच्छे नहीं माने जाते, वहां पे एनर्जी जाके एक तरह से रुक जाती है। हेल्थ इश्यूज होते हैं टी पॉइंट घर में, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है, इंडिविजुअल जो उस घर का भी वास्तु है, वो मैटर बहुत करेगा। तो ओके। ऐसा नहीं है कि जनरली तो हाँ, टी शेप के घर अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम वास्तु उस घर का देखें तो काफी मैटर करता है। और हमें बिल्डिंग का वास्तु नहीं देखना, हमें उस घर का देखना है जहाँ पे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बोलेंगे नॉर्थ में देखो, तो नॉर्थ कहाँ से मेजर हाँ। करना है, तो उसके लिए हम्म। हमेशा आपको सेंटर ऑफ हाउस पता होना चाहिए। तो ओके। जैसे फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान में जो सेंटर आता है, उस पे खड़े होके वहां पे कंपास हाथ में लेके या जमीन पे रख के बेटर रहता है, वहां से देखना है डायरेक्शंस, वहां से मेजर करने हैं। और अपने घर के, बिल्डिंग के नहीं। बिल्डिंग की एंट्रेंस कहाँ पे है उससे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें और भी लोग रह रहे हैं, तो हम्म। आपका जो अपार्टमेंट का जो डायमेंशंस है उसमें फर्क पड़ता है। तो वास्तु के लिए तो फ्लोर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। उसके ही बेसिस पे पूरा वास्तु ग्रिड होता है, उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि तो हम कह सकते हैं वास्तु के कहाँ। प्रिंसिपल्स क्या हैं, वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिकली 16 जोन्स होते हैं, ओके। और उनको हमें, जैसे हम तो सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखते हैं, लेकिन 16 होता है। ईस्ट होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ओके। साउथ है, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। तो ऐसे 16 जोन है, तो उन सबको ओके। उन वो हर चीज का एक एट्रीब्यूट है। तो जहां पे कोई प्रॉब्लम है या दोष है, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जाके इफेक्ट वहां पे करता है। तो कोई एक जैसे है कि जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज का एरिया है, कोई हेल्थ का है, डिप्रेशन का है, कोई सोशल लाइफ का। बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब सही है लेकिन सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं बनते, मेरी कोई सुनी नहीं जाती, मैं जब बात कहता हूँ तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता, मेरी बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेरे ओपिनियन की। तो वो उसका भी एक एरिया है, तो दैट इज अबाउट द सोशल लाइफ। कॉन्फिडेंस का जोन है, अपॉर्चुनिटीज का है, फिर डिप्रेशन का भी है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का जोन है, एंटरटेनमेंट। तो हर एक जोन डिवाइडेड है। तो वास्तु एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वास्तु पूरे घर को चेंज कर देंगे, पूरे घर में कलर्स चेंज कर दो, वो बहुत ही इनफैक्ट वो कभी नहीं करना चाहिए। देखते हैं लोग काफी अगर इधर उधर से देख लेते हैं कि ये कलर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो कलर उस डायरेक्शन में, तो वो पूरे घर को चेंज कर देते पूरे हैं। घर एक को वॉल चेंज कर रेड है, देते एक वॉल ब्लू है। हाँ, हैं। वो बल्कि नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव। कुछ एलिमेंट्स अपने आप ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। तो प्लस लीव जब इट हम द इधर वे उधर इट इज। सारे कलर, हाँ, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम एरिया है, सिर्फ उसी को फोकस करना है, पूरे घर को नहीं चेंज करना होता। इनफैक्ट अगर सारे कलर्स चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कुंडली, फिर वहां पे कुंडली अगर आपने साउथ में रेड कलर कर दिया, आपकी कुंडली साउथ डायरेक्शन मार्स प्लैनेट का है, मार्स ऑलरेडी खराब है, तो आपके घर में आपने उसको एलिवेट कर दिया, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु आता है। एस्ट्रो वास्तु यानी कुंडली के हिसाब से वास्तु करना, कुंडली भी देखनी है, वास्तु भी देखना है, दोनों चीजें देखनी है। तो जैसे कहते हैं कि यानी कि जो अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो हम्म। वास्तु अगर आपका ठीक नहीं है तो वो प्रॉब्लम को इनहेंस ही करेगा, है ना। और अगर वास्तु ठीक हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम डिक्रीज करना शुरू कर देगा। बट ऐसा नहीं है कि वास्तु अगर खराब है तो उससे कोई प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम्स को इनहेंस करता है अगर वास्तु खराब है तो। अगर वास्तु खराब है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वास्तु ठीक है तो प्रॉब्लम घटेंगी। प्रॉब्लम आएंगी जाएंगी, बिल्कुल, वो तो अगर हम्म। कुंडली में लिखा है कि कुछ होना है तो वो तो होगा ही। ये तो वो हो गई डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल वाली या बात हो गई कि डेस्टिनी है कि फ्री विल है। तो डेस्टिनी है, जो लिखा है वो होगा, लेकिन वास्तु से वो बढ़ सकता है और घट सकता है, लेकिन वास्तु किसी चीज को कंप्लीटली सॉल्व भी कर सकता है। एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजी से लिंक्ड है। काफी बार हम कोई गाइडेंस देते हैं, जैसे हमने बोला कि आपको फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहिए, हाँ जी। लेकिन क्लाइंट बोल रहा है मेरे को तो मेरी डिग्री है उसमें, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो क्यों? आप उस गाइडेंस को भी फॉलो नहीं कर रहे जो ज्योतिषी आपको दे रहा है। आप उस, हम्म। पहली बात तो उसके लिए भी भाग्य होना चाहिए। हर इंसान की कुंडली में ये योग नहीं है कि आपको कोई हेल्प मिल सके। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हेल्प मिले, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन काम करता है, कोई दवाई काम नहीं करती है।
तो आपकी कुंडली में वो लक होना चाहिए कि आप किसी की हेल्प लेने लायक हो कि नहीं। और दूसरी बात, हाउस एंट्रेंस क्या है। अगर आपकी हाउस की जो एंट्रेंस है वो पॉजिटिव होगी, तब आप गाइडेंस को इजीली फॉलो कर पाएंगे, वरना आप उस गाइडेंस को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे जो आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे वो लिंक्ड है। डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ती घटती है, लेकिन अगर डेस्टिनी में है तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वास्तु उसको बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है। तो सब कुछ हमारा रिलेशन सारा जोडियक साइन से ही होता है, जो हमारे जोडियक साइंस हैं उसी से हर चीज का रिलेशन है। एक्चुअली कुंडली में 12 हाउसेस हैं, 12 जोडियक्स हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। तो इन तीनों चीजों को देखना है, क्योंकि कुंडली में 12 घर हैं। तो जैसे सिर्फ जोडियक्स नहीं होता। अभी इसमें एक और बात है कि हम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, हाँ। तो इट इज अ फूल पैराडाइज, वो कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। पहली चीज वो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है। और उसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख रहे हैं ना, हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल 3 मार्च 1964, उसके अकॉर्डिंगली हम मैगजीन देख रहे हैं। बट दैट इज वन वेरिएबल। जब हम कुंडली देखते हैं तो बर्थ और बर्थ टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, 4 वेरिएबल्स हैं। तो इसीलिए वो ज्यादा सटीक हमें बताता है। तो जोडियक्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने असेंडेंट को फॉलो करना चाहिए, जो कुंडली का पहला घर होता है। जो जैसे हमने बताया, जब कोई बॉर्न होता है तो ईस्ट होराइजन से जो भी जोडियक आता है वो असेंडेंट बन जाता है, लगन बन जाता है। तो वो पहला घर होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो जब हम कहते हैं सिर्फ जोडियक को देखो, जोडियक से प्रिडिक्शन नहीं होती है, उसमें तीन स्टेप्स हैं, बल्कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि एक बर्थ चार्ट भी नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ चार्ट्स, बट वी हैव टू सी फर्स्ट द हाउस, देन द प्लैनेट इन द हाउस एंड देन द जोडियक। तो जोडियक विल गिव यू द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लैनेट। अगर फॉर एग्जांपल जुपिटर प्लैनेट एरीज में है कुंडली में, तो उसका माहौल सेट करके एरीज ने दिया हुआ है कि भाई इसी दायरे में आपको अपना कर्तव्य निभाना है, जो आपका पोर्टफोलियो है। जैसे जुपिटर का पोर्टफोलियो है नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग, उसको एरीज जोडियक साइन उतना ही लिमिट है उसका। एरीज इज अबाउट इनिशिएशन, प्रोटेक्शन। तो नाउ दिस सोल इज हियर टू प्रोटेक्ट समवन। देन उसके बाद हम हाउस देखते हैं कि किसको प्रोटेक्ट करना है। Then we see, is it in the 5th house? 5th house is of children, so you are here to protect children. You are here to do something for the children. या फिर वो 7th house में, which is of marriage. So you are here to do something, spread the knowledge or protect your spouse here in this life. So we have to see 3 steps. Plus there are nakshatras. तो every zodiac के पीछे there are 27 nakshatras. Behind each zodiac there is nakshatra working. एक zodiac में 3 नक्षत्र होते हैं। ज़ोडिएक साइंस का एक्चुअल में रिलेशंस क्या है हमारे पर्सनालिटी के बिहेवियर से, कि हमारी पर्सनालिटी कैसे वो कहते हैं ना जस्टिफाई करता है। आजकल जैसे ज़ोडिएक साइंस से कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ये होगी वो होगी। सो व्हाट डज दैट मीन एंड हाउ मच इज इट ट्रू? एक्चुअली अगर पर्सनालिटी को देखना है तो राशि से देखते हैं। तो राशि यानी चंद्र राशि, यानी मून कौन से जोडियक में है। मून जिस जोडियक में है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ दिस इज योर साइन एंड यू कैन सी पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू दैट। नॉट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट दैट डेट ऑफ बर्थ। मून साइन से पर्सनालिटी पता चलती है। तो जो जैसे एरीज मून साइन वाले हैं वो थोड़े से इनिशिएटिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है, उनको जल्दी डिसीजंस लेने हैं, उनको रिजल्ट्स भी जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। उसी तरह से अगर हम टॉरस में देखें, क्योंकि टॉरस अगर मून साइन टॉरस है तो मून सबसे अच्छा परफॉर्म करता है टॉरस में। तो इन दैट केस उनका जो फोकस रहता है वो फैमिली की तरफ है, और बहुत सारा फोकस फाइनेंसेस की तरफ है, फाइनेंस की स्टेबिलिटी, यानी फाइनेंस हो लेकिन हम पैसे को बचा कैसे सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उस सब के ऊपर टॉरस का फोकस होगा। जेमिनी इज अबाउट कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग। तो अगर मून जेमिनी में होता है तो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उस इंसान के एक्सप्रेस कर सकता है वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से। तो उसी तरीके से जैसे वाटर साइंस, एयर साइंस, फायर साइंस होते हैं, तो जो वाटर साइंस होते हैं जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो इन लोगों का स्वभाव एक तरह से सिमिलर रहता है, लेकिन इसमें भी जो वाटर है वो अलग टाइप का रहता है। जैसे कि जो कैंसर है दैट्स मोर लाइक अ लेक, जो स्कॉर्पियो है वो डैम्प एरिया है,
डेप्थ है उसके अंदर बहुत। तो स्कॉर्पियो वाले जो लोग होते हैं वो हर चीज को डीप लेके चले जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को। तो अगर हम कहें कि अगर कोई किसी का जोडियाक साइन स्कॉर्पियो है तो वो बहुत एनालिटिकल होगा, उसको ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा। ऐसे लोग सर्जन्स बहुत होते हैं, बहुत सारे सर्जन्स की कुंडली में आपको मिलेगा कि 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है या स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है। यानी स्कॉर्पियो के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, सन या मून हो सकता है। जब हम कहते हैं कि ये प्रोमिनेंट है तो दैट मीन्स दैट इन दैट जोडियक आर इन दैट 12 houses 12 zodiacs are there. Wherever Scorpio is, there are a lot of planets there, or there is prominent planet like Jupiter, Sun, Moon. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी की पर्सनालिटी कैसी होगी। जो कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। अगर मून कैप्रिकॉर्न में है तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ही सिस्टमैटिकली चीजें करते होंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशंस को, सब चीज अपने मन में रखेंगे, अंदर रखेंगे। बहुत जल्दी किसी चीज से खुश भी नहीं हो जाते। उनको थोड़ा सा नॉट दे आर नॉट प्लीज्ड वेरी इजीली, प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं। और अगर एक्वेरियस है, एक्वेरियस में आदमी बहुत गिविंग नेचर का होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, तो वैसे पता चलता है इट्स एन एयर साइन। और एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में कैसे इन्फ्लुएंस कर देती है कि इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? हाँ, कंपैटिबिलिटी जैसे हम कुंडली मैचिंग करते हैं, कुंडली मिलान, गुण मिलान। तो गुण मिलान का जो तरीका है कि 36 गुण मिलने हैं, वो सिर्फ एक तरीका नहीं होना चाहिए मेजर करने का। वो एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की कुंडली मैच होती है फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही आजकल पूछा जा रहा है कि ऐसा भी होता है। तो सिर्फ वो माध्यम नहीं है, 2 स्टेप्स हैं। पहली चीज पर्सनल कुंडली देखनी। पर्सनल कुंडली में पता चलता है कि शादी कैसी है, कब होगी, कैसा स्पाउस होगा, कैसा पार्टनर होगा। तो ये सारी चीजें कुंडली में पहले पता है। तो जो चीज डेस्टिन्ड है, जैसा पार्टनर डेस्टिन्ड है, वो मिलना ही है। अगर कुंडली में लिखा है कि मैरिज के बाद आपको फेम मिलेगा, तो आपको ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जो आपको उस चीज में सपोर्ट करे, या वो ऑलरेडी फेमस हो तो आप उसके द्वारा फेमस हो पाए, चाहे किसी से भी शादी हो। फिर कुंडली मैचिंग में हम देखते हैं कि हाँ, इन पर्टिकुलर इंसान से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑल्दो दैट इज ऑल्सो डेस्टिन्ड। कुंडली मैचिंग में ऐसा नहीं है कि यू हैव अ चॉइस, दैट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। वो सिर्फ एक तरीका है देखने के लिए कि हाँ, इस इंसान से कैसी मैरिज रहेगी, क्या कंपैटिबिलिटी है। गुण मिलान इंपॉर्टेंट बहुत होता है, 36 गुण देखते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पर्सनल कुंडली में देखनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कुंडली मैचिंग के बाद भी डिवोर्स हो जाता है? अब पहले जमाने के लोग कुंडली मैच नहीं करते, उनकी शादी अच्छी चलती थी, बिकॉज और भी फैक्टर्स होते थे। और कुंडली मैचिंग के बाद डिवोर्स इसलिए होता है क्योंकि पर्सनल कुंडली में डिवोर्स का योग है। अगर पर्सनल कुंडली में डाइवोर्स होना है तो वो होगा, चाहे किसी से भी शादी हो। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू मैरी, इफ इट्स देयर इन द डेस्टिनी, इट विल हैपन। फिर उससे रिलेटेड रेमेडीज करनी अगर डेस्टिनी में जो कि स्ट्रगल पर्सनल लिखा है, अगर डेस्टिनी में स्ट्रगल लिखा है, दोनों को मिलकर स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल ही होगा। बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ मैचिंग इट कि हाँ ठीक है, कुंडली मिल रही है, गुण मिल रहे हैं, तो दोनों के चाहे डेस्टिनी दोनों की स्ट्रगल वाली हो तो मिल जाएगा, अगर दोनों की सक्सेस वाली हो तो मिल जाएगा। इट्स लाइक दैट। पर्सनल में जो 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 लाइफ में चलेगा दैट विल बी कांस्टेंट कि हाँ वो लिखा है, लेकिन पार्टनर आपके लिए एक माध्यम है उस चीज को लाने का जो ऑलरेडी लिखा है, दैट इज इट। अगर ये है कि अच्छा, अगर स्ट्रगल है तो पार्टनर आपको वैसा ही मिलेगा जो स्ट्रगलिंग होगा, या तो वो किस तरीके का, कहाँ पे स्ट्रगल है, अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल है या इमोशनल स्ट्रगल है, तो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ पार्टनर। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं गुण मिलान में जो कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ खराब है। वो कोई जनरलाइज्ड फैक्टर नहीं है कि पूरी लाइफ या पूरी मैरिज ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होती हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है, इमोशनली समझते हैं कि एक दूसरे को, फिर फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्या है, लक कैसा लगता है, मैरिज के बाद आपको लगता है कि लकी फील हो रहा है या नहीं, या आपको लगता है मैरिज से पहले ही सब कुछ ठीक था अभी ठीक नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी में वो देखा जाता है कि चलो सब कुछ अच्छा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, दैट इज वन प्रॉब्लम। दैट इज नॉट लाइक द फुल मैरिज इज अ वेस्ट। तो हम इसलिए कुंडली मैचिंग देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है। तो कंपैटिबिलिटी उस तरीके से देखी जाती है, बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस होता है। वो दोनों की कुंडलियों को ओवरलैप करके देखते हैं कि क्या लेकिन हाँ, इसका रेलेवेंस है, कुंडली मैचिंग करके शादी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पर्सनल कुंडली देखनी चाहिए। ओके, जैसा मांगलिक दोष होता है किसी की कुंडली में, तो जैसे कि ट्री से शादी करा देते हैं और समथिंग,
So it's a remedy which works. मांगलिक दोष को तो लेके बहुत हवा बनाया है, ऐसा है, लेकिन हाँ, ट्री से पूजा करना नॉट फॉर मांगलिक दोष, दैट इज देयर अगर मैरिज में कोई बाधा है या मैरिज 2 बार होनी है, तब इन दैट केस होता है कि आप एक बार वृक्ष से पूजा कर लें, सो दैट फर्स्ट स्पाउस इज द ट्री एंड देन द सेकंड इज द पर्सन, द ह्यूमन। लेकिन मांगलिक दोष में आई हैव सीन नॉन मांगलिक पीपल गेटिंग डिवोर्स्ड आल्सो, तो ये बात नहीं होती है कि मांगलिक दोष को ही सिर्फ कंसिडर करता है। इट्स वन ऑफ द पॉइंट्स कि हाँ, उसको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि मांगलिक में क्या होता है कि जो इंसान मांगलिक है उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, उसको बहुत कुछ लाइफ में करना है, बहुत एनर्जेटिक है, और उसको जल्दी चीजें चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, पैशन बहुत होता है, एम्बिशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, और उस डिटर्मिनेशन के लिए वो कुछ भी करेगा। ये नॉन तो मेरा मांगलिक इंसान पर्सनल उतना एक्सपीरियंस है। डिटर्मिनेट नहीं होता। ये तो मेरा हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज माय वाइफ उसका लाइक शी वाज इन अ मांगलिक दोष उसका था, एंड शी गॉट लाइक पूजा हुई ट्री के साथ एंड एवरीथिंग। सो आफ्टर 2 years वी वेंट टू द पंडित, हमने उनको दिखाया हमारी कुंडली वगैरह, एंड ही सेड कि इट्स नाउ गोइंग बैक, लाइक इट्स गोइंग अवे, वो जा रहा है, मांगलिक दोष हट रहा है धीरे धीरे, विष्णु जी से मांगलिक दोष, हाँ, तो मांगलिक दोष जो होता है वो कभी भी जाता नहीं है। वो अगर एक बार मांगलिक हो तो तुम मांगलिक ही हो, वो चीज हटेगी नहीं। वो बट दैट इज लाइक इन द चार्ट, इट विल बी ऑलवेज। इफेक्ट भी कम नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन आप लोग के जो जैसे टाइम पीरियड चल रहे हैं उस हिसाब से इफेक्ट आता है। तो Okay. दशा, प्लानिटरी दशा, तो अगर जैसे मार्स की जब दशा आएगी तब लोगों का ज्यादा इफेक्ट आएगा, अदरवाइज उसका इफेक्ट कम आएगा। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ, मांगलिक इज ऑलवेज अ मांगलिक। लेकिन कभी कभी जैसे अगर आप मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करते भी हैं तो मार्स की पोजीशन कुंडली में देखनी जरूरी है। अगर दोनों के फायर साइंस में मार्स है तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों का एग्रेशन स्ट्रांग है। लेकिन एक का वाटर साइन में है, एक का फायर में है, तब कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन मांगलिक दोष देखना चाहिए शादी से पहले, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र फैक्टर नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। मुझे तो लगता है हमारा फायर में ही था दोनों का, तो हाँ, ठीक। इसीलिए से मैरिज चली। दैट इज अगेन कि अगर अगर एरीज में है या लियो में है या सैजिटेरियस में है, दोनों का, देन यू, वन इज नॉट अ मांगलिक, वन इज अ मांगलिक, स्टिल यू बोथ हैव दैट अग्रेशन, यू बोथ हैव दैट पैशन टू रन द रिलेशन। क्योंकि एक आदमी बोलेगा कि नहीं हो रहा है, छोड़ो, एक हाँ, बोलेगा कि चलो दोनों लेट्स वर्क इट आउट, वो एक होता है लेट्स फाइट, लेट्स वर्क इट आउट, वी शुड नॉट बैक अप, हमें छोड़नी नहीं है शादी, हमें शादी में रहना है। वो भी तो एक पैशन है ना, रहने का पैशन, मैरिज को कंटिन्यू करने का पैशन। तो वो दोनों अगर फायर साइन में है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे एक नहीं हो मांगलिक तो भी। शायद इसीलिए आपके केस में वो चीज या वर्क करी। तो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो होते हैं वो हमें कैसे इफेक्ट करते हैं और हम इनको नेविगेट कैसे कर सकते हैं? प्लैनेटरी ट्रांजिट एक तरीका है इवेंट को टाइम करने का। मतलब हम कहते हैं कि शादी होगी, योग पहले देखेंगे कि शादी है कुंडली में, फिर कब होगी जब कोई पूछता है तो उसमें हम गोचर यानी ट्रांजिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले दशा को देखना होता है, जो जिसको हम प्लैनेटरी टाइम पीरियड बोलते हैं कि किस प्लैनेट की दशा है। उसके बाद ट्रांजिट, तो सेकंड स्टेप ट्रांजिट का है, उसको नेविगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जिस टाइम पे जो चीज होनी होती है वो उसी टाइम पे, जैसे स्पेस एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है तो वही रहता है। तो जिस टाइम पे जो चीज होनी है उस टाइम पे ही वो चीज होगी, बस हम उसको टाइम कर सकते हैं कि ये कब होगी। माइन्यूटली ट्रांजिट के थ्रू हम माइन्यूटली देख सकते, क्योंकि दशा तो प्लैनेट की बहुत लंबी होती है। जैसे जुपिटर प्लैनेट की 16 साल की दशा है, तो 16 साल में ये चीज कब होगी उसको माइन्यूटली देखने के लिए ट्रांजिट देखा जाता है। ओके। ऐसी कोई फेमस एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु स्टडी आपने की हो या फिर इसके बारे में जिससे एस्ट्रोलॉजी की पावर दिखती हो या वास्तु की पावर पता चले हमें, कोई ऐसा आपको कोई केस स्टडी हो ऐसी? जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, जैसे हम करण जौहर का अगर चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर हमें दिखता है कि ये इंसान कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत पैसे कमाने वाले हैं। इनके ज्यादातर भी ये इंटरव्यूज और कम्युनिकेशन बेस्ड अर्निंग रहती है, क्योंकि उसके अंदर हमें जब ये देखना होता है कि कौन कैसे अर्न करने वाला है, तो उसके लिए हम वीनस प्लैनेट को देखते हैं। तो उनका वीनस 11th हाउस में है, विच इज ऑल अबाउट सोशल नेटवर्क सर्कल्स, एंड इट इज विद द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ। मार्स वीनस का कनेक्शन है 11th हाउस में, तो वीनस प्लैनेट होता है सोशलाइजिंग का,
और उसके साथ मार्स है, वो भी जेमिनाई में। जेमिनाई इज अबाउट कम्युनिकेशन, तो यानी उनका जो भी अर्निंग्स है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। बहुत सारे पर्सनल केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीजें करने को कहते हैं, जैसे कि कुछ कपल में झगड़े हो रहे हैं या बात बहुत आगे तक जा रही है, जहाँ पे डाइवोर्स तक बात जा रही है, वहां पे जैसे हमने किसी को बोला कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक चीज रखी हुई है उसको आप हटा दीजिए, तो हम्म। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीजें इससे भी सॉल्व होती, क्योंकि अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट है, वो प्रॉब्लम सुन के बता देगा कि घर में कौन सी दिशा में क्या चीज है और क्या प्रॉब्लम कर रही है। ओके। तो अगर हम उसको हटा लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी कोई ऐसी केस स्टडी जिसमें आपको जैसे आपको लगा हो कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक ऐसा कुछ, आपका कोई ऐसा कोई केस? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है हम्म। कि कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके। इसमें ये होता है कि कब हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम्म। उस प्रॉब्लम का, जो हमें प्रॉब्लम वो लेके आया है। जैसे जॉब नहीं है तो अगर अभी नहीं है तो कब मिल सकती है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो टाइम पीरियड ट्रैक करना होता है कि इस टाइम पे अगर करो विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज तो फिर वो चीज हो जाती है। क्योंकि रेमेडी क्या है कि लोग समझते हैं कि इट इज समथिंग कि हमने कुछ किया और हो गया, रेमेडी कुछ हम करेंगे और फिर फटक से रिजल्ट आएगा। दैट्स नॉट हाउ रेमेडीज वर्क। रेमेडीज वर्क इन अ वे ऑफ फॉर योर पर्सनल मेंटल हेल्थ। आपके लिए है कि आपके जब इवेंट होगा तभी वो होगा, लेकिन आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, उसके लिए रेमेडी होती है। और दूसरा, इंटेंसिटी चीजों की कंट्रोल करने के लिए। ओके। तो जैसे कि कोई चीज अच्छी है तो वो और अच्छी रहे, या कोई चीज खराब है तो जैसे एक्सीडेंट है तो वो कम, हॉस्पिटल अगर लिखा है जाना है तो जाएंगे, लेकिन रिकवरी फास्ट हो जाए उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसे केस स्टडीज है जहाँ पे जैसे डाइवोर्स एक केस था कि होने वाला था, अभी रिसेंटली भी एक था कि कोर्ट केस किसी का था, लोन्स बहुत ज्यादा थे। तो मैंने उनको कहा कि घर के नॉर्थ वेस्ट में एक ब्लैक कलर का कबर्ड है, तो सेंटर से तुम चेक करके मुझे बताओ। तो सेशन के बाद उन्होंने चेक किया, बताया कि हाँ ऐसा ऐसा करके पूरा एक कैबिनेट था ब्लैक कलर का, उसमें बहुत सारी चीजें भी रखी हुई थी और वो काफी हैवी आइटम, वुडन हैवी आइटम था। तो मैंने उसको बोला कि इसका तुम कलर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव दिस, ब्लैक नहीं होना चाहिए उसके, या तो तुम पेंट करा लो या तो फिर कोई नया आइटम, व्हाइट कलर का आइटम वहां पे रखो। और ऐसा एक और केस में भी था जहाँ पे रस्टेड, कभी कभी क्लाइंट नहीं पहचान पाते। जैसे मैंने अभी रिसेंटली किसी को बोला था जिसका भी लोन प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने बोला था कि रेड कलर तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है फोटो भेजो, तो उसमें था कि एक इलेक्ट्रॉनिक है और और रेड आइटम्स है, तो वहां पे उनका टीवी लगा हुआ था। तो वो मैंने कहा कि उसको तुम्हें कुछ हटा नहीं सकते हो, लेकिन कुछ बैलेंस कर सकते हैं आप कलर्स का, जैसे कि उसकी बाउंड्री में कोई आप कलर लगा दीजिए, या टीवी का जो बाउंड्री उसमें आप टेप चिपका सकते हैं व्हाइट कलर का। या फिर वो उनकी जो एक अलमीरा भी थी वो भी रस्टेड टाइप की, इट वाज नॉट रेड बट वो ऑलरेडी रेडिश टाइप की थी, तो वो मैंने कहा था कि उसको रिमूव करो। तो उसके बाद फिर उनके लोन्स बहुत ही आसानी से पे ऑफ हो गए। तो जैसे वो तो वैदिक प्रॉब्लम बता सकते हैं कि जैसे कहाँ पे क्या वैदिक है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि ज्यादा तो बिलीव करते हैं ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, कि यू शुड नेवर वेयर ब्लैक बिकॉज ब्लैक रिप्रेजेंट्स शनि देव जी, एंड वो डिसिप्लिन मांगता है बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, हम्म। ब्लैक पहन सकते हैं, वो किसको पहनना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ जेनरिक रूल नहीं है कि नहीं पहनना चाहिए। हाँ, शनि से लोग इसलिए डरते मिसकंसेप्शन हैं है। क्योंकि वो मेहनत करवाता है। हाँ, इसके बारे में बहुत वो मिसकंसेप्शन हो मेहनत, जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत मिसकंसेप्शन और बहुत जनरल बोल देते हैं कि ब्लैक नहीं पहनना है। अभी किसकी कुंडली में अगर शनिदेव बहुत अच्छे आपकी कुंडली में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है ब्लैक पहनने में? पहन सकते हैं ब्लैक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पर्सनलाइज कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। और शनि क्या है, आपसे सैटर्न बहुत मेहनत करवाता है, तो सिर्फ वही लोग डरेंगे सैटर्न से जो मेहनत से डरते हैं, जिनको मेहनत नहीं करनी, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, या उन्हें कोई शॉर्टकट यूज करना है। जो आलसी लेकिन होते अगर हैं। मेहनत के लिए तैयार है, आलसी होते हैं या क्विक, उनको बस और वो लंबा सोचते भी नहीं, उनको कामयाबी चाहिए, लेकिन चलो अगर छोटी मोटी भी कुछ मिल जाए वो भी चलेगा, बहुत देर तक उनको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस नहीं चाहिए। तो हम्म। वो लोग, और फिर वो लोग थोड़े एफर्ट्स उतने नहीं डालते, हार्ड वर्क उतना नहीं करते। सैटर्न आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है अगर आप एफर्ट करने के लिए तैयार है। सैटर्न ओवर वर्क करवाएगा, ओवर टाइम जॉब्स करवाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो आपको पता दे सके। जो वो देखता है पहले, वो टेस्ट करता है सैटर्न कि आप उसके काबिल है कि नहीं।
अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो वो आपको वो रिजल्ट देगा। तो टेस्ट के रूप में ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिलेस आते हैं, सडन कॉज डिले, नेवर डिलेस। कोई इवेंट को डिनाई नहीं करता, खाली डिले करता है। तो डिले से वो ये सिखाता है कि क्या आप में वो पेशेंस है, क्या आप वेट कर सकते हैं उस रिजल्ट के लिए। क्या अगर आप में वो पेशेंस है तो वो रिजल्ट आएगा, देर से आएगा लेकिन आएगा, वो बहुत अच्छा बड़ा रिजल्ट आता है। ट्रांजिट में भी हम ये देखते हैं कि जुपिटर और सैटर्न जिस हाउस को एक साथ देख लें वो इवेंट फ्रक्टिफाई हो जाता है, क्योंकि प्लैनेट्स की दृष्टि होती है, एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रक्टिफाइंग एनी इवेंट। कोई अगर शादी है तो सैटर्न की ब्लेसिंग्स के बिना शादी नहीं हो सकती, जॉब मिलनी है तो सैटर्न की ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकती। तो सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बस वो मेहनत ज्यादा करवाता है और आपका टेस्ट लेता है। और जो ये एंजेलिक नंबर्स हैं, रेलेवेंस ऑफ 1111, ऐसा कि डू वी बिलीव इन इट, कि इज इट ट्रू? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो वो नहीं होता है। नहीं होता। बाकी हाँ, हाँ, एंजल नंबर्स 1111 होता है, दैट इज बेसिकली वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। न्यूमरोलॉजी के अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई नंबर बार बार दिखे तो उससे रिलेटेड जो प्लैनेट है वो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देना चाहता है, सिग्निफाई करना चाहता है। ऐसा मोबाइल नंबर्स भी रखते हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 555 या 333 है फोन में तो वो अगर आपके लिए वो नंबर अच्छा है तो वो आपके लिए वो नंबर अच्छा है। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोशु ग्रिड देखते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं। हम्म। तो उसमें अगर आपके लिए कोई लकी नंबर है उसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपको फोन में आप वो नंबर्स रिपीटेड ले सकते हैं। तो एंजेलिक नंबर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में होता है कि अगर आपको कोई नंबर बार बार दिखे तो कुछ ना कुछ सिग्नल वो प्लैनेट आपको पहुंचाना चाहता है। 1111 तो लकी होता है डेफिनेटली, दैट शोज लीडरशिप एंड पावर, समथिंग इज देयर जो आपके पास आने वाला है, जो कि आपको एक पावर, लीडरशिप और अथॉरिटी देने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक होता है या करवाया जाता है? उससे बच कैसे सकते हैं? कि हाउ डज इट वर्क? कि एक्चुअल रीजन किसी को... ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली। अच्छा, नहीं करता? नहीं, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर ये किया है, लोगों को लगता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नजर दोष होता है कि जैसे हम दुआ मांगते हैं किसी के लिए, वो लग जाती है दुआ, हमने किसी के लिए प्रे किया, उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए फायदा होता है। उसी तरह बद्दुआ भी होती है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं चाह रहे हैं या मन में भी अगर हम बोलते हैं, क्योंकि कर्म की थ्योरी है। तो कर्मा इज अबाउट वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस। तो सोचना भी नहीं है बुरा, कहना भी नहीं है और करना भी नहीं है। तो अगर हम किसी के लिए बुरा सोच लिए, सिर्फ सोच लिए माइंड में, तो भी ऐसा होता है कि उसको वो बद्दुआ मिल गई या उसका काम सफल नहीं हो पाया, दैट इज एन इविल आई। बट ब्लैक मैजिक नहीं होता। लोगों को क्यों लगता है कि मेरे ऊपर हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इस तरह की कुंडली होती है कि उन्हें फियर हो जाए। बहुत सारी कुंडली में होता है ये आदमी बहुत ही फियरफुल है, या उसका जनरली आप देखेंगे उनकी जो प्लैनेटरी टाइम पीरियड चल रही है दशा, वो राहु प्लैनेट की चलती है। तो राहु प्लैनेट की अगर दशा चलेगी तो बहुत फियरफुल हो जाएगा इंसान की, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, ये मुझे देख रहा है तो उसका मतलब ये है, इसने मुझे ये कहा इसका मतलब ऐसा ऐसा है। ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर किसी की इस तरह की कोई दशा चल रही है या प्लैनेटरी पोजीशन खराब है तो उसको लगेगा ऐसा कि उसके ऊपर किया है। जैसे असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडली का जो लगन होता है असेंडेंट होता है। अगर वो 8th हाउस में चला गया देन ऑल्सो इट क्रिएट्स दिस। और जो नजर है वो भी सबको नहीं लगती, उसके लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कुंडली में। अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सैटर्न प्लैनेट अगर कुंडली के 12th हाउस में है या 2nd में है या 5th में है या 8th हाउस में है, तभी सिर्फ नजर लग सकती है, अदरवाइज नजर नहीं लगती है। और ब्लैक मैजिक होता नहीं है, लोगों को लगता है कि हो गया वो, क्योंकि आपका टाइम पीरियड ही वैसा चल रहा है तो आपको लग रहा है इतनी स्ट्रगल्स मेरे ऊपर आ गई, या सडनली हाँ कुछ चीजें एक्टिवेट जरूर हो जाती हैं। एक्टिवेशन थ्योरी वर्क्स कि हाँ अगर मैंने सपोज मेरा कोई एक मैंने दोस्ती की और उसके बाद से मेरे को लॉसेस हो गए, दैट मीन्स वो उससे दोस्ती करना आपके लिए लकी नहीं रहा। दैट डेफिनेटली वर्क। सो आपको लगेगा उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन आप लोग के जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए उसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। मोस्ट ऑफ तुम्हारे खुद के थॉट्स होते हैं ये। खुद के थॉट्स की वजह से थॉट्स जितना होते हैं, हाँ। जितना तुम सोचते हो यू अट्रैक्ट
नेगेटिव, लाइक यू थिंक नेगेटिव, यू अट्रैक्ट नेगेटिव। हाँ तो उसी की वजह से ऐसा हाँ लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, जबकि किसी ने कुछ करा नहीं होता। हम भी खुद अपने ऊपर कुछ कर लेते हैं, वो सोच सोच के। हाँ, सोच सोच के, और बुरा हो रहा होता है ना ऑलरेडी। अगर कुछ बुरा होगा तो लगेगा इसने किया उसने हाँ। किया, बट इट्स देयर इन द डेस्टिनी, सो इट विल हैपन। सो जो पोजेस होना होता है और ब्लैक मैजिक होता है, तो ब्लैक मैजिक से कोई पोजेस तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पागल हो जाए जरूर, वो अलग बात है, मगर पोजेस नहीं हो सकता। नहीं, अगर नहीं ब्लैक मैजिक करना होता तो बड़े बड़े लोगों के ऊपर कोई करता उनकी पावर लेने के लिए। ऐसे क्यों आम आदमी पे ब्लैक मैजिक क्यों करेगा कोई? तो इसका मतलब वो होता ही नहीं है पोजेशन। हाँ, भूत प्रेत होते हैं, दैट हम्म, इज कि अगर कोई सोल है जिसको शांति नहीं मिली है, हम्म, जिस वजह से पितृदोष भी होता है कुंडली में। तो अगर हम्म, किस कोई सोल है कि जिसको शांति नहीं मिली, जिसका डिपार्ट पीसफुल नहीं रहा है, तो वो फिर एक भूत बन जाता है, यानी कि वो एक पीसफुल जगह पे नहीं है, इस मोक्ष नहीं मिला है, वो हम्म। फंस गया है किसी लेयर में, जो 3 लेयर्स होती जैसे है डेथ के बाद की। कई लोगों के तो सपने में डेड पीपल आते हैं बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली। सो इज इट गुड और बैड? दैट इज अ सिग्नल, दैट मीन्स कि आपके पितर और एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कोई काम छूटा है जो आपको करना है। ओके। तो इस केस में पितृदोष की पूजा करनी चाहिए, या फिर एंसेस्टर्स की पूजा करनी चाहिए। जैसे बहुत सारी रेमेडीज है, अमावस्या पे दान जरूर करना चाहिए, तो बहुत ओके। प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होती हैं, क्योंकि उनसे ही हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हमारे पितृ से हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो अगर हम अमावस में उनको याद कर लें या उनके लिए कोई सेवा कर लें, तो वो हमें प्रॉब्लम क्यों पहुंचाएंगे, वो हमें फिर दिक्कत परेशानी क्यों देंगे? इसीलिए हमें दान करना चाहिए अमावस में, तो फिर वो हेल्पफुल रहता है। अगर किसी के ऐसे सपने आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ काम उनका रह गया है जो आपको पूरा करना है। जैसे आपने बोला कि ब्लैक मैजिक नहीं होता मगर भूत प्रेत होते हैं, तो हाँ भूत प्रेत आपके बॉडी को भी लाइक लाइक दे कम ऑन यू, दे पोजेस यू, ऐसा कुछ होता है कि उससे बचा कैसे जा सकता है? किसके साथ ये बेसिकली होता है? वीक हार्टेड या फिर जो डरता है उनके साथ, या कैसे? भूत प्रेत किसी को पोजेस कर सकते हैं, रेयर कंडीशंस में पोजेस कर सकते हैं, बट जनरली वो होता है कि वो एक सोल है, वो कोई उसका शरीर नहीं है। तो वो सोल अगर डिस्टर्ब्ड है, तो वो अगर फंसा हुआ है, उसको मुक्ति उसकी कोई नहीं मिली शेप है। नहीं होती। हाँ, शेप नहीं होती, पितृलोक में वो फंसा हुआ है, उसको प्रॉपर आपने पिंडदान नहीं किया। जैसे एवरी ईयर बरसी होती है, पिंडदान होता है, वो अगर नहीं किया जाता है तो वो सोल फंस जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो वो तंग कर सकता है इन द सेंस कि वो खुद डिस्टर्ब है, तो आप उसके द्वारा डिस्टर्ब है, वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच रही है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बढ़ गए। ये होता है, पोजेशन होता है कभी कभी किसी किसी केसेस में, बट बहुत रेयर होता है वो। मेरे साथ शादी से एक रात पहले मैं अपने भाई वगैरह के साथ बैठा था आराम से, वी वर ड्रिंकिंग एंड ऑल, पार्टी कर रहे थे कि अगले दिन शादी है। तो क्या हुआ, मेरा ये पार्ट पूरा, यहाँ से दर्द शुरू हुआ पूरा बॉडी में, पूरा यहाँ तक, और ये पूरा पार्ट यहाँ से आई वाज स्पीकिंग समथिंग एल्स, यहाँ से आई वाज स्पीकिंग समथिंग एल्स, और ये मेरा कम से 4-5 घंटे बातचीत चली। एवरीवन बिलीव दैट आई हैव गॉन मैड, बट मैं किसी को आज तक एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि वो मेरे साथ उस रात को क्या हुआ। उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है मेरे पास। बट उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन। उस रात के बाद कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। बट हो सकता है इट्स ऑल ओके। साइकोलॉजिकल, कि बचपन से ऐसी बातें सुन रहे हैं, बिलीव करते हैं। ऑन द डे ऑफ वेडिंग तुम बहुत ज्यादा खुश भी होते हो एंड एवरीथिंग। तो आई टू गिव माई सेल्फ दिस एग्जाम्पल, की एक्सप्लेनेशन दे दी कि आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया एंड समथिंग, द डिप्रेशन कह लो या कुछ भी, इट बर्स्ट आउट ऑफ मी उस दिन। हो हाँ, सकता हो सकता है कि कुछ चीजें कहनी है, बाकी वो नहीं कह पा रहे हैं, तो इसके थ्रू आपने कहा। वही मतलब कुछ। बहुत बार वो मौका ही नहीं मिलता है ना, तभी वही बातें होती हैं जो बाहर आना चाहती हैं, हाँ, कुछ थॉट्स, कुछ जो फियर्स। सबकॉन्शियस माइंड में होती हाँ, है। कुछ थॉट्स, कुछ फियर्स, और ओवर जॉय की वजह से वो चीजें सारी मिक्सड अप हो गई, कंबाइन हो गई एंड एवरीथिंग। ओके, सो प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की रेमेडीज क्या हो सकती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? वास्तु में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जो घर से सेंटर से मेजर करके नॉर्थ डायरेक्शन आता है, वहां पे एक ब्लू कलर की ग्लास बॉटल रख सकते हैं, और उसके अंदर मनी प्लांट रख सकते हैं। ऐसा करने से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं।
और ज्यादा ऑफर्स आते हैं, ज्यादा इंटरव्यूज आते हैं जिनको क्रैक किया, अगर बिजनेस है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन को देखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये रेमेडी कर ली तो लेकिन फिर भी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई रेड कलर का कर्टन लगा हुआ है या कबर्ड है या आइटम है, तो ये रेमेडी उतनी असरदार नहीं रहेगी। इसीलिए पूरा वास्तु देखना होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट बैलेंसिंग, सेकंड इज रेमेडी इंस्टॉलेशन। मतलब हमें पहले उस घर का एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। जब हम कभी किसी को मेडिसिन देते हैं तो बॉडी को पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, सीधा एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते। तो एलिमेंट को बैलेंस करना है, फिर कुछ चीजें वहां पे रखी जा सकती है। लेकिन डेफिनेटली ये रेमेडी बहुत हेल्पफुल रहती है। उसके अलावा है कि जब भी आप सो रहे हैं तो आपका जो सिर है वो साउथ की तरफ हो और पैर है वो नॉर्थ की तरफ हो, या फिर वेस्ट की तरफ सिर रखा जा सकता है। वो भी काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो अगर कोई नॉर्थ की तरफ सिर रख के सो रहा है तो उसके पास उतने आइडियाज नहीं आते, ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जरिए उसको नहीं मिल पाते। तो इस तरह का एक रेमेडी है वास्तु में। तो उसके अलावा सीपेज, घर में सीपेज नहीं होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में, जिस जोन में सीपेज होगी वो एट्रीब्यूट आपके लाइफ का खराब हो सकता है। तो इन जनरल सीपेज कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे वो हो रहा हो। ओके, बहुत बार हम घर में जैसे किचन में तो यू विल हैव स्टमक रिलेटेड इश्यूज एंड एवरीथिंग, या वॉशरूम में समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। Oh, it will depend on the कि वो direction. कहाँ पे हो रहा है, ऑन द 16 जोन्स जो बताया कि अगर Okay. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में हो रहा है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी आपके पास इस तरीके से। तो वो सीपेज कहाँ पे हो रहा है उसके बेसिस, वो उस डायरेक्शन के बेसिस पे उस एट्रीब्यूट का वो नाश कर रहा होगा, ऐसा है। तो किचन में अगर है तो किचन कौन से डायरेक्शन में है वो देखना जरूरी है। अगर साउथ में होगा तो फेम मिलने में प्रॉब्लम होगी, माइंड रेस्टलेस रहेगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमेशा थका थका सा लगा रहेगा। तो ये हो सकता है अगर साउथ में सीपेज है तो। उसके अलावा जो जैसे कि बहुत सारे कलर्स, जैसे मैं बोली थी कि अलग अलग रूम में लोग अलग अलग कलर्स करवा लेते हैं, बच्चों का रूम रेड कलर का या पर्पल कलर का अपने आप ही वॉल पेंट कर लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि एक न्यूट्रल कलर अगर हम घर में रखें, क्रीम कलर है या वाइट है, ऑफ वाइट कलर है, तो लाइट ऑफ वाइट है, तो वो घर में रखना बेटर रहता है, इंस्टेड ऑफ कि हर जोन के हिसाब से कलर करा जाए, क्योंकि वो कभी कभी बैकफायर कर जाता है। बहुत सारे एलिमेंट्स अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि एक वॉल हमने कोई और कलर करा लिया, फॉर एग्जांपल ब्लू करा लिया, और बाकी वार्म वाइट है पूरे रूम की, और फिर बाहर एक वॉल रेड है और वो पूरे रूम का लाइक पूरा हॉल का वाइट है, तो डज इट इफेक्ट आल्सो? इफेक्ट तो सब चीज का ही आएगा, किस जोन में कौन सा कलर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर पूरा व्हाइट रहे, ऑफ व्हाइट रहे तो बेटर रहता है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा कि कौन से डायरेक्शन में उस चीज को वो कलर यूज कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज वास्तु, एंड सब कुछ डायरेक्शंस को देख के हिसाब से ही उसके सब करना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ जेनरिक नहीं, जेनरिक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि सीपेज नहीं होनी चाहिए। वो बॉटल में मनी प्लांट वाला जो रेमेडी है वो कर सकते हैं। उसके लिए भी देखना चाहिए कि उस डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है। सिर्फ बॉटल रख दिया लेकिन वो वहां पे ऑलरेडी सीपेज है, या वहां पे रेड बल्ब लगा हुआ है, या कर्टन्स रेड कलर के हैं, या वॉल रेड कलर की है तो भी, या सोफा है कोई डोमिनेटिंग रेड कलर वहां पे है। बहुत सारे लोग लैंप्स ले लेते हैं, लैंप का कलर वो भी मैटर करता है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। लैंप्स होते हैं, डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, वो मैटर करता है। वेलकम मैट है, वो मैटर करता है कि उसका क्या कलर है। तो वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो डायरेक्शंस के हिसाब से लेनी चाहिए। ओके, सो इन शॉर्ट, वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, इन तीनों में ही आपको पूरा वो है, ज्ञान है सबके बारे में, इन चीजों के बारे में, और ये तीनों चीजें ही हैंड टू हैंड चलती हैं इन बेसिक लाइफ एंड एवरीथिंग फॉर अ ह्यूमन, राइट? यस। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी और भी है, जैसे कि पितृ दोष की रेमेडी हमेशा करनी चाहिए। पितरों को जब पिंडदान होता है, एवरी ईयर जो बरसी होती है उस टाइम जरूर पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। दूसरी एक जेनरिक रेमेडी ये है कि 3 दिन होते हैं, एक होता है अमावस्या, एवरी मंथ में आता है अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। तो हम मकर संक्रांति सिर्फ जानते हैं, लेकिन एवरी टाइम व्हेन सन चेंजेस इट्स ज़ोडिएक, इट इज अ संक्रांति डे।
तो उस टाइम पे कुछ आपको व्हीट से बना हुआ, गेहूं से बना हुआ आइटम डोनेट करना चाहिए। और अमावस्या पूर्णिमा में खीर का डोनेशन करना चाहिए। ऑल अमावस्या, ऑल पूर्णिमास, एवरी मंथ दीज तिथिज आर देयर। तो ये जेनरिक रेमेडी है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं, क्योंकि इससे एंसेस्टर्स जो है उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल पाती हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाते हैं। तो ये दान रेमेडी है। प्लस कपल्स में जैसे बहुत फाइट हो रही है या बहुत आपकी कॉपी वायलेंस है भी वो होता है एक चीज कपल्स। पूछनी है कि लड़कियां भी पिंडदान कर सकती हैं? कर सकते हैं, हाँ। कर सकती हैं, क्योंकि इसका मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि लड़कियां नहीं कर सकती, सिर्फ लड़कों को करना होता है। लड़कियां भी कर सकती हैं। ओके। हाँ, और और कपल्स ये के लिए? एक है कि कपल्स अगर फाइट है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो उनको एकादशी पे व्रत करना चाहिए। एकादशी की जो तिथि होती है, 2 दिन, षष्ठी और एकादशी, उस तिथि पे अगर ये व्रत करेंगे तो अपने आप ना चीजें, इनका खुद का सेल्फ काम डाउन होगा, तो उसकी वजह से फाइट्स कम होंगी। खुद को सेल्फ काम डाउन होना पड़ेगा, तभी फाइट्स कम होंगी। हाँ, ऑफ कोर्स दोनों साइड से वर्क करता है। तो हाँ। हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़ाई कर रहा है, वो लड़ाई सामने वाला कर रहा है, तो दैट वोंट वर्क, क्योंकि अपने आप में कुछ चेंजेस लाने तुम भी तो जरूरी है। चुप नहीं बैठे हो बहुत ना। सारी, तुम भी तो जा जाके हाँ, बोल रहे चुप हो। नहीं बैठ रहे। और बहुत सारी बातें हम परसीव भी कर लेते हैं, हम चुप बैठे भी हैं, लेकिन उनकी बातों को हम ऐसा परसीव करते हैं कि इसका मतलब ये है, तो यानी ये हुआ है, ऐसा सोच लेते हैं हम अपने आप। तो वो चीज भी नहीं, उसको भी ये व्रत जो है वो काम, आपकी जो खुद की एनर्जीज है वो काम डाउन करता है। सो रेमेडीज एक्चुअली हेल्प यू बाय चेंजिंग यू एंड टेकिंग यू इनटू अ बेटर पोजीशन, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम नहीं बंद होगी, लेकिन आपका नजरिया बदलेगा, आपका जो एफर्ट करने का तरीका है वो चेंज होगा, और आप अलग अलग चीजों को अलग अलग ऑप्शंस को देख पाओगे। ओके, तो कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे करके। okay, so I think we should end the podcast here, and it was very good talking to you. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? हमें Zoom पे पॉडकास्ट इसलिए शूट करना पड़ा क्योंकि जो कृतिका माथुर जी हैं वो UAE में रहती हैं और हमारा वहाँ जाना हो नहीं सकता, और वो यहाँ आ नहीं पाई किसी रीज़न की वजह से, तो इसलिए हमें Zoom पे शूट करना पड़ा। मगर फिर भी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।